हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? सब मस्त? तो गुड इवनिंग, आई लव यू। जैसा कि हमने कल की सेशन में आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को हम आपका पूरा क्लास करवाएंगे बोर्ड के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th। जैसा कि हमने आप लोगों को एक शेड्यूल दिया था, उस शेड्यूल के हिसाब से आज हमारी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं। तो आज हम एसएसटी का क्लास करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया था, एसएसटी हिमांशु सर करवाने वाले हैं। एसएसटी में देखो, अभी क्लास 10th में पहुंच गए होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्लास 9 से ही हो जाता है ये चीज पता कि उसमें कितने बुकें लगती हैं। 4 बुक लगती हैं। 4 बुक में क्या क्या होती हैं? 4 बुक में हमारे पास क्या होती है एसएसटी में? ये हमारा एसएसटी यहीं से डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट हिस्ट्री, ठीक। दूसरा क्या होता है हमारा? जियोग्राफी, जियोग्राफी। उसके बाद इसे बोलते हैं सिविक्स, सिविक्स। और एक होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। हिंदी में अगर बोलूं तो इसे बोलते हैं इतिहास, इतिहास। और इसे हम बोलते हैं भूगोल, भूगोल। और इसे बोलते हैं नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। और इसे हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। आप लोग ये चीजें जान रहे होंगे और ये चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होंगी कि कितने हमारे टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी होती है एसएसटी में। तो सबसे पहले ये बात समझो कि जो क्लास 10th का एसएसटी होता है, उस दिन ओरिएंटेशन क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि बच्चों की प्रॉब्लम्स कहाँ जाती है। सबसे पहली बात यह है कि एसएसटी को हम लोग याद करने में बिजी हो जाते हैं, जबकि एसएसटी कोई याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट हमें क्या है, समझने वाला है। हमको क्या करना होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हमको समझना होता है। हम इसको एक कहानी की तरह समझ सकते हैं। समझने के बाद उसी के हिसाब से हम अपने आंसर को लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एसएसटी में ये 4 बुकें लगती हैं। 4 बुक में से मैं एसएसटी में हिस्ट्री जो है ये मैं पढ़ाने वाला हूं। बाकी ये तीनों आपको हिमांशु सर ही पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को एक शॉकिंग चीज लग रही होगी कि हमने बोला था एसएसटी हिमांशु सर पढ़ाएंगे, तो अभिषेक सर क्यों डील कर रहे हैं? क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और वो बाकी तीनों हिमांशु सर ही पढ़ाएंगे। आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो चलो आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। अब तक आप लोगों ने कई सारे क्लासों में पढ़ा भी होगा, पढ़ते भी आ रहे होंगे कि इतिहास क्या होता है, क्यों इतिहास पढ़ा जाता है, क्या होता है एक्चुअली में। तो आज हम इसको हम जड़ से जानने वाले हैं, इतिहास क्या होता है। सबसे पहले समझो कि ये जो इतिहास है, इतिहास के जो फादर थे उसे हम हेरोडोटस को बोलते हैं। हेरोडोटस एक ग्रीक इतिहासकार थे। हेरोडोटस ने क्या किया, इतिहासकार का मतलब अभी भी समझ में आ जाएगा क्या होता है, कि इन्होंने किसी भी जो वहां की होने वाली घटनाएं थी, हेरोडोटस ने सबसे पहले ना एक घटना का जिक्र किया था। उसमें हुआ था ग्रीस और प्रशिया का एक वार हुआ था। तो उस वार के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से एक क्रमबद्ध वाइज एक क्या लिखा था, एक संक्षिप्त व्याख्या उसके बारे में लिखा था बढ़िया से। तो उस वहीं से हम क्या मानते हैं, जो हमारे हेरोडोटस हैं उनको हम इतिहास के फादर के रूप में जानते हैं। इतिहास क्या होता है? इतिहास जो चीज होती है कि हम किसी जो हमारी घटनाएं हो गई हैं उसको हम एक क्रमबद्ध रूप से क्या कर सके, अध्ययन कर सके, पढ़ सके अच्छे से। बात समझ में आ गई होगी। मतलब क्या है कि जो हमारी घटनाएं हुई है ना, उसको हम आराम से क्रम वाइज से पढ़ करके आए और पढ़ने के बाद उसको समझें। अब क्यों पढ़ते हैं ये बात समझो। इतिहास को हम पढ़ करके क्या करते हैं, हम अपने जो पास्ट है ना उसको हम अच्छे से जान सकते हैं, पास्ट को जान सकते हैं और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। और वो योजनाएं किस तरह से हो सकती है, हमारे सांस्कृतिक विकास के रूप में भी हो सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था के रूप में हो सकता है, हमारी जियोग्राफी हो सकता है, या हमारे जो सभ्यताएं रही, हमारी जो गौरवशाली इतिहास रहा, जो हमारी पुरानी इतिहास रही। जैसा कि आप लोगों ने अगली क्लासेस में पढ़ रखा होगा इतिहास के बारे में, जिसमें आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन या और बहुत सारे वैदिक काल या गुप्ता पीरियड, इन सब के बारे में पढ़ाया गया होगा, जिससे वो एक एडवांस एज कैसे थी और उसका मॉडिफिकेशन कैसे आज हम कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस टाइम का कितना एडवांस, मतलब कि कितना सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया एक सिटी था, उसके बारे में कैसे समझते हैं।
तो इसको आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, जो इस क्लास में है उसको हम अच्छे से समझेंगे। बस कहने का मतलब ये है कि इतिहास का मतलब यही है कि हम पुरानी चीजों को सीख करके अप्लाई कर सके, अपने राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास कर सके, अपने राष्ट्र के बारे में अच्छे से पकड़ बना सके, जान सके। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि इतिहास के कितने भाग हैं, चार। जो हमारा एसएसटी है 4 भाग में हिस्ट्री है। हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में पहला हम आज सिलेबस देखने वाले हैं। क्या है सिलेबस, ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस जो है कुछ इस तरह से है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 2 3 4 और एक 5 चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अगला चैप्टर है हमारा औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और 5वां मुद्रण और संस्कृति। मुद्रण और संस्कृति। ये हमारे 5 चैप्टर हैं जो हमको हिस्ट्री में पढ़ने हैं, ठीक है। अगर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर को मिनिमम अगर हम अच्छे से कंप्लीट करें तो इसको टाइम लग सकता है थोड़ा कंप्लीट करने में। अगर लेक्चर वाइज लेक्चर रहेंगे तो लगभग अगर हमारा वर्थ रहेगा जो लेक्चर का है वो टाइम अगर रहेगा, अगर आधे घंटे से 45 मिनट जोड़ो तो लगभग 7 से 8 लेक्चर, इवन 10 लेक्चर भी लग सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हम बहुत सारे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। कुछ टॉपिक उठाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अच्छे से नोट्स बनाएंगे। इन सारी चीजों को फोकस करके हमको चलना है, क्योंकि हमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना है। हमको समझना है, अपने दिमाग को अच्छे से दिमाग में सारी चीजें बैठाना है। बैठाने के बाद उसका एक नोट्स बनाना है, जिससे हमें बाहरी चीजों को रिकमेंड ना करना पड़े कि हम बाहर से कोई चीज लास्ट के टाइम पे पढ़ लेंगे। यही से हम बना के नोट्स चलेंगे और अंत में जाकर के हम उस चैप्टर से आए हुए पीवाईक्यूज भी करेंगे। हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे ये भी अच्छे से समझने वाले हैं। आप लोग समझ रहे हो इस बात को? तो चलो मैं आप स्टार्ट करने वाला हूं यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी ये सारे चैप्टर्स क्यों इस तरह से डिजाइन किए गए मैं बताता हूं आप लोगों को, पहले समझो। ये यूरोप में राष्ट्रवाद, देखो अर्ली टाइम की बात है। ये यूरोप नाम का हमें पता है महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप है। उसमें से एक महाद्वीप क्या है, यूरोप महाद्वीप है। ये यूरोप महाद्वीप जो है, यहाँ पे एनार्की ना बहुत ज्यादा पावर में था। एनार्की का कहने का मतलब तानाशाह का नाम जानते हो? तानाशाह क्या होता है? तानाशाह कि एक ही देश के लिए, मतलब जो देश होता है उस देश में केवल और केवल एक शासक होता है। क्या होता है? एक शासक होता है और अकेले बैठ करके उस पूरे देश को कंट्रोल करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? तानाशाह बोलते हैं। तो उस टाइम में यहाँ पे ना यूरोप में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैल गया था। अंधविश्वास कहने का मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक दृष्टिकोण रहा ही नहीं। कोई भी साइंस से कोई सोच नहीं पा रहा है, कोई विज्ञान के दृष्टिकोण से सोच नहीं पा रहा था। मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो गया था वहां पे, चर्च का डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो गया था। चर्च के लोग पावर में आ गए थे, तो वहां पे जो लैंडलॉर्ड से जमीनों के मालिक थे वो अपना शासन सत्ता जमा रहे थे। सबसे इसमें ना जो यूरोप के गरीब वर्ग के लोग थे ना, वो सबसे ज्यादा सप्रेस हो रहे थे। मतलब वो उनको दबा दिया जा रहा था, मतलब सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं के ऊपर की जा रही थी। तो इस तरह से पूरा यूरोप में ना एक प्रकार का जो माहौल था ना, एनार्की टाइप बन गया था। वहां का जो शासक था उस टाइम का यूरोप में, एक मैं स्टेट की बात करता हूँ, मेनली उस फ्रांस की बात कर रहा हूँ जहां से ये चीजें स्टार्ट होती हैं। फ्रांस में वहां का जो शासक था लुई सुलावा था। हमने क्लास 9 में पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में जो लुई सुलावा था वही मेन था। लुई सुलावा जो था वो एक एनार्की शासक था। वो क्या करता, वो सिर्फ ऐसो आराम में बहुत ज्यादा बिलीव रखता था, ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण क्या हुआ, वहां की जो जनता थी वो भड़क गई। वहां की जनता क्या हुई, भड़क गई। और जनता में जो एक जन आक्रोश दिखाई दिया, ये जन आक्रोश कैसा था, इसमें जो गरीब वर्ग के लोग थे या ऐसे कह सकते हैं
मिडिल क्लास के लोग यानी जनसाधारण वर्ग के लोग थे, जिसमें वकील, पेशेदार या टीचर्स, ये सब लोग थे। उन्होंने क्या किया, एक क्रांति किया, एक भड़काऊ जो जमी, एक क्रांति किया। क्रांति क्यों किया? यहाँ पे उनके मन में एक भावना जागी, इस भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। एक विचारधारा प्रकट हुई उनके मन में, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या स्नेह प्रकट होगा, एक स्नेह या बोल सकते हैं राष्ट्र के प्रति एक प्रेम उभर के आया। किसके मन में? वहां की जनता के मन में। और वहां पे क्या हुआ, यूरोप में एक चीज शुरू हो गई जिसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में जन भावना उभरी, उस भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद की विचारधारा। तो इस चैप्टर में हम पूरे इस घटना का अध्ययन करने वाले हैं, राष्ट्रवाद का। अगला जो चैप्टर है ये हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। देखो, हमें भी भारत का जो इतिहास है ये भी पता है कि भारत में क्या था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन होने के कारण भारत एक गुलाम देश की तरह था, मतलब एक गुलाम देश ही था। और क्या हुआ, उसी से यूरोप के जो लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की जन भावना को क्या किया था? प्रेरित किया था। उसी जन भावना से प्रेरित होकर के भारत के लोगों के मन में भी क्या हुआ, एक राष्ट्रवाद की विचारधारा उत्पन्न हो गई। और इसी विचारधारा के कारण क्या हुए, भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई और फाइनली जाकर के भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। बात समझ में आई? तो ये भारत में जो यूरोप की बहुत सारी राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी, यूरोप का बहुत ज्यादा असर अपने देश पे दिखाई दिया है। इंडिया पे इसका बहुत ज्यादा असर दिखाई पड़ा है, क्योंकि वहीं से हमने सीख करके, वहीं से हमने सोच करके, समझ करके, साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करके हमने क्या किया, भारत में वो चीजें अप्लाई करी और अब भारत को क्या करवा दिया? आजाद करवाया। ठीक। अब ये तीसरा चैप्टर क्या बताता है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना, था कि विश्व का निर्माण ना कैसे हुआ भारत में, मतलब भारत क्या बोल रहा हूं कि पूरे दुनिया में वो जो रूट है, रास्तों की खोज कैसे हुई, खाना कहां से आया, लोगों का कंडीशन कैसे था, वो सारी चीजें हम किसमें हम पढ़ने वाले हैं? भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला बात ये है, सुनो, ये जो चौथा चैप्टर है औद्योगिकीकरण, ये क्या होता है? औद्योगिकीकरण क्या है? फाइनली जब यूरोप क्या हुआ, यूरोप एकदम से ठीक हो गया, यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, आजाद हुआ, सब इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। तो वहां पर एक कंट्री है जिसको हम इंग्लैंड या ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड या ब्रिटेन जो था, उसके यहाँ क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति। मतलब औद्योगिक क्रांति का कहने का मतलब है वहां पे इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई। इंडस्ट्रीज बनने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई, वहां नए नए मशीनें आ गई। उस मशीनों के आने से एक नए युग का शुरुआत हुआ, जिसे औद्योगिक युग बोलते हैं या औद्योगिकीकरण का युग बोलते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हम औद्योगिकीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट वाला चैप्टर अपना आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रण और संस्कृति। मुद्रण और संस्कृति का मतलब क्या होता है कि कैसे हम कोई चीज, कोई लिपि, पहले हम क्या करते थे? पत्तों पे लिखते थे, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस कहां से आ गया? गुटेनबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, गुटेनबर्ग ने ही पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। तो उस प्रिंटिंग प्रेस से लोगों को प्रतियां छापने को मिल गई, वो लोग छापने लगे। मतलब कि यहाँ लिपि और मुद्रण पढ़ेंगे, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं अच्छे से कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ और आज का आधुनिक युग कैसे बना। इस वाले फाइनली लास्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले। तो आई होप कि आप लोग को सिलेबस समझ में आया होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसे बोलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप लोग हेडिंग डाल लो, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, ये हेडिंग, ये मेरा चैप्टर है। आज हम लोग मेनली तीन पॉइंट में जिक्र करने वाले। पहला, राष्ट्रवाद की विचारधारा या कॉन्सेप्ट। अगला, दूसरा पॉइंट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? राष्ट्रवाद का उदय, इसके रीजंस बेसिकली इसमें समझने वाले हैं।
अगला जो पॉइंट आएगा हमारा, जो अगला पॉइंट है हमारा, ये राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व। राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व क्या है इसके, ये तीन थे, दो तीन जनरल सा है, नॉर्मल सा है, इसको पढ़ेंगे और फिर इसके कुछ स्लाइड्स आपके सामने आएंगे, इसको आप लोगों को अच्छे से नोट करना है। फिर इस क्लास को हम वाइंड अप कर देंगे, फिर अगले लेक्चर से हम इसको अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे से इसका पूरा मतलब बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि आज इस सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन क्लास रहा। इस सब्जेक्ट में हमने वो देखा कि क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, सारा चीजें हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले इस वाले चैप्टर को, इसे हम बोलते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा। ये राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या होती है, देखो, किसी जनसाधारण के मन में, किसी भी कोई जनसाधारण हो, कोई एक देश का निवासी हो, उसके मन में एक देश के प्रति एक प्रेम भावना उत्पन्न हो रही है। वो देश का कल्याण चाहता है, वो देश के लोगों को कल्याण चाहता है, अपने देश के लोगों से प्रेम करता है, अपने देश की भाषा से प्रेम करता है, अपनी देश की संस्कृति से प्रेम करता है, या देश में होने वाली गतिविधियों को जो अच्छी है उनसे प्रेम करता है, जो गतिविधियां ठीक नहीं उनका विरोध करता है। तो वो सारी चीजें जो एक जन के मतलब मन में क्या होता है, उभरता है, इस भावना को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा। तो आप लोगों ने क्या समझा, किसी व्यक्ति के मन में एक भावना उत्पन्न होती है, एक विचारधारा उत्पन्न होती है। क्या, कौन सी विचारधारा, अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम उत्पन्न होता है, वो अपने भाषा का सम्मान करता है, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है, अपने तिरंगे का सम्मान करता है। तिरंगे मतलब कि वहां का जो फ्लैग है उसका सम्मान करता है, संस्कृति का सम्मान करता है, वहां के लोगों का सम्मान करता है, हर एक चीजों का सम्मान, और गलत चीजों को इग्नोर करता है, मतलब गलत चीजें जो होती है उसका विरोध करता है। वो सारी चीजें क्या होती हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये चीज राष्ट्रवाद की विचारधारा है जो आप लोग को समझनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने में आराम से बस हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद की विचारधारा का सीधा सा मतलब है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने जन के प्रति क्या करना, प्रेम रखना। एक प्रेम भावना को ही राष्ट्रवाद की विचारधारा बोलते हैं। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, तो चलो मैं यूरोप की एक कहानी तुमको सुनाता हूं, क्यों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। पहली बात तो ये समझो, इधर लिखता हूं, एक मैं हायरार्की बना रहा हूं, इसे देखना बस। ये यहां पे क्या है, किंग। मैं यूरोप की घटना बता रहा हूं, ये यूरोप की घटना है। किंग है, यहां पे प्रीस्ट है, प्रीस्ट मतलब पुजारी, और यहां पे क्या है, लैंडलॉर्ड, ठीक, और यहां पे क्या है, जनरल पीपल, जनरल पीपल। किंग का पोस्ट कहां पे, सबसे टॉप पे है। फिर कौन है, क्लर्जी से बोलते हैं, वहां के प्रीस्ट मतलब जो पुजारी होते थे, चर्च के जो पुजारी होते थे, प्रीस्ट, ठीक, वो है। लैंडलॉर्ड है मतलब जमींदार लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जनसाधारण लोग हैं। तो उस टाइम क्या होता था वहां पे, मैं यूरोप की बात करता हूं, यूरोप में क्या था, जो सबसे टॉप पे है ये राजा होता था, इससे डाउनवर्ड प्रीस्ट होता था, ये लैंडलॉर्ड होता था, और ये जनरल पीपल होते थे, ठीक। अब क्या होता था, ये जो राजा होता था, राजा इन दोनों समुदायों को एक विशेष अधिकार देता था। क्या, एक स्पेशल अधिकार देता था, एक विशेष अधिकार देता था। ये स्पेशल अधिकार क्या होता है, एक स्पेशल राइट्स क्या होते हैं, देखो स्पेशल राइट्स उस समय क्या था, ये लोग अमीर लोग थे, ये लोग क्या करते थे, इनसे टैक्स लेते थे। क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। वो टैक्स कैसे लेते थे, ये जो लैंडलॉर्ड होता था, लैंडलॉर्ड ये राजा से जमीन लेकर के, राजा क्या करता था, लैंडलॉर्ड को जमीन हैंडओवर करता था, और ये जो जमीन है, ये जमीन पर क्या करता था, ये जो लैंडलॉर्ड होता था, इन जनरल पीपल से क्या करवाता था, खेती करवाता था। ये खेती करवाने के बाद क्या करता था, वो इनसे टैक्स लेता था। क्या क्या करते थे ये लोग, टैक्स लेते थे। सारा खेती ये करते थे, सारा सब कुछ ये करते थे। ये लैंडलॉर्ड जो जमीन होता था, इसको हैंड ओवर कर देता था किसान वर्ग को। जो किसान वर्ग के लोग थे, यहाँ पे खेती करते थे, सब कुछ करते थे, और टैक्स कौन लेके जाता था, टैक्स कौन लेके गया, लैंडलॉर्ड लेके जाता था। और यहाँ
चर्च के नाम पे टैक्स लेते थे इनसे, और यही जो लैंडलॉर्ड है ना, यही से कुछ टैक्स अपने पास रखेगा, कुछ राजा को दे देगा, ऐसे करते थे। तो कुल मिलाकर के जो टैक्स था वो कौन भर रहा है? ये जो जनरल पीपल्स थे वही वहां पे टैक्स पेइंग थे। मतलब कि टैक्स कौन पे कर रहा था? ये जो साधारण वर्ग के लोग थे वही टैक्स क्या कर रहे थे? भर रहे थे। बाकी ये दोनों लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। इनको स्पेशल राइट था कि टैक्स सिर्फ किससे वसूलना है? टैक्स सिर्फ सामान्य लोगों से वसूलना है, बाकी और कोई नहीं देगा टैक्स। मतलब समझ रहे हो कि एक राजा है, उसका जो राज्य है वो 3 वर्गों में बटा हुआ है। पहला वर्ग में जो अमीर लोग हैं वो हैं, दूसरे वर्ग में जमींदार लोग हैं, तीसरे वर्ग में जनसाधारण पीपल हैं। तो एक राजा क्या करता है? उसको तीनों स्टेट से क्या करना चाहिए? रेवेन्यू कलेक्शन करना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए। जबकि क्या है, राजा ने इन दोनों स्टेट को स्पेशल अधिकार दिया कि तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और सिर्फ टैक्स किससे वसूला जाएगा? जनसाधारण से वसूला जाएगा। ये बात पड़ गई। अब आई मतलब समझो कि ये तो टैक्स वसूल ही रहा है, लैंडलॉर्ड इसी से टैक्स ले रहा है, प्रिंस भी टैक्स ले रहा है। अगर ये राजा के पास जाए और ये बात बोले राजा से कि देखो हमसे ये जो लैंडलॉर्ड है ये भी टैक्स वसूल रहा है, तो इसके लिए कोई कार्यवाही करो। तो इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पावरफुल नहीं होता था। क्यों? वहां पे जो लैंड लॉर्ड थे, मतलब जमीन के मालिक थे, ये क्या करते थे? इनके पास सैनिक ज्यादा हुआ करते थे। क्या? ये सैनिक का रखरखाव करते थे। राजा की जो सैन्य का खर्चा था, सैन्य 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 मतलब समझ रहा है? समझ रहे हो? सॉरी, सैन्य का मतलब समझ रहे हो? सैन्य मतलब सैनिक, सैन्य मतलब सैनिक। तो कोई भी राजा अगर कहीं अपना राज्य जमा के बैठा है तो उसको अपने राज्य की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? उस राजा को सैनिक की जरूरत पड़ेगी। उस राजा को क्या पड़ेगी? सैनिक की जरूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी के लिए, फॉर सिक्योरिटी पर्पज उसको सैनिक की जरूरत पड़ेगी। अगर वो सैनिक नहीं रहेगा वहां पे, तो वहां पे कोई दूसरा राजा आएगा, अटैक करके उसका जो राज्य होगा उसको कब्जा करके ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या होता था? ये जो लैंड लॉर्ड होता था, इस राजा को सैन्य सेवा देता था। क्या देता था? सैन्य सेवा देता था। अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेता तो ये सैन्य सेवा इसे नहीं मिलती, और बाहर के जो लोग होते हैं, जो आक्रमणकारी होगा, इस पे अटैक करके इसके राज्य को क्या कर लेगा? छीन लेगा। इसीलिए जो किंग होता था किसके कब्जे में होता था? किसके प्रेशर में होता था? लैंडलॉर्ड के प्रेशर में होता था। ये सारी चीजें होती है। यहां पे क्या होता था? यहां पे अंधविश्वास इतना फैल गया था, ये जो चर्च के लोग थे ये भी डोमिनेट कर रहे थे। चर्च के लोग जो बोल देते थे वही चीज होता था। यहां पे क्या करते थे? अभी समझो कि वहां पे किसी ने कोई क्राइम कर दिया। क्राइम करने का मतलब किसी ने कुछ कर दिया, करने के बाद राजा के पास उसे ले जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अभी के टाइम पे क्या हुआ, अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी है, हत्या करने के बाद उसे पकड़ा जाएगा। पकड़ने के बाद कहां ले जाएगा? पकड़ने के पास वो पुलिस स्टेशन जाएगा। पुलिस स्टेशन से माननीय न्यायाधीश के सामने जाएगा। न्यायाधीश से वहां पे कुछ भी उसको सजा मिलेगी, वो जाकर के कहीं ना कहीं जेल चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या किया उस टाइम में यूरोप में? क्या था कि किसी ने क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद वो सीधा चला जाता था कहां पे? प्रीस्ट के पास। वो चर्च चला जाता था। चर्च में क्या होता था? सर्टिफिकेट इशू होते थे। सर्टिफिकेट का मतलब क्या होगा? मतलब उसको एक इंटेलिजेंस दिया जाएगा। इंटेलिजेंस मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट लेकर के जाएगा राजा के दरबार में। वो सर्टिफिकेट दिखाएगा, राजा उसको दे करके सजा देने की बजाय अवार्ड देगा। क्या? अवार्ड। तो यहां पे सेल ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, मतलब कि सर्टिफिकेट का, कि कुछ भी हो गया। वो क्या करते थे? कोई क्राइम किया, क्राइम करने के बाद वो जाता था, सर्टिफिकेट लेता था। सर्टिफिकेट लेने के बाद राजा के दरबार में दिखाएगा, उसके बाद से क्या होगा? उसको अवार्ड मिलेगा। मतलब क्या है यहाँ पे? कुल मिला के एकदम से करप्ट लोग थे यहाँ पे। करप्ट का मतलब वो पैसा का जो होर्डिंग ऑफ वेल्थ था, मतलब कि जो प्रीस्ट लोग थे ना, पैसा कमाने में बिजी थे एकदम से। उनको क्या चाहिए था? पैसा कमाने में बिजी थे। इसलिए जो उस समय पैसा, जिसके पास पैसा ज्यादा होता था, वो क्राइम करे, कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे कोई मतलब नहीं। वो जो भी करना चाहता कर सकता है। अभी क्या हुआ? ये जो जनरल पीपल्स हैं एकदम से तंग आ गए। एकदम से तंग आ गए थे। जनरल पीपल्स थे, जो साधारण वर्ग के लोग थे, एकदम से तंग आ गए थे इन सब चीजों से। और क्या? एकाधिकार था, विशेषाधिकार था,
बस जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो सबसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किसके ऊपर आ रही थी? जनरल पीपल के ऊपर आ रही थी। अभी बात समझो, ये जो लैंड लॉर्ड था ये सैन्य सेवा से देता था, तो इसका कोई इंटरफेरेंस प्रीस्ट के बीच में नहीं होता था। ये जो प्रीस्ट था ना, कुल मिलाकर के ये प्रीस्ट, ये ऐसे लोग थे ना कि उस समय कोई भी अगर सोच लेता कुछ भी जो कि खिलाफ होता उस, तो ये लोग वो कुछ भी कर सकते थे उसके साथ। उस टाइम पे ना साइंस के बारे में सोचना समझ लो कि ये अपराध करने के बराबर था। कि किसी के घर में अगर साइंस की किताब दिख गई तो उसका पूरा घर जला दिया जाता था। मतलब कि कोई थिंकिंग वाली विचारधारा नहीं थी, साइंस वाली विचारधारा नहीं थी, पूरा अंधविश्वास फैला हुआ था। जो प्रीस्ट कहेगा वही चीज सही है, बाकी कोई चीज सही नहीं है। इस लेवल का वहां पे अंधविश्वास था। वहां का जो राजा था वो भी होर्डिंग करने में बिजी था, होर्डिंग वेल्थ, मतलब कि वो एकदम से होर्डिंग, ये अय्यासी करते थे एकदम से, ये अय्यासी करने में बिजी थे। कोई मतलब नहीं उनके राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी मतलब नहीं है, एकदम से अय्यासी में बिजी हुए थे एकदम से बढ़िया से पूरा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी सिचुएशन होती है क्या? राष्ट्रवाद की भावना, जिससे सबसे ज्यादा ये परेशान हो गए। परेशान होने के बाद क्या हुआ? उनके मन में राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न हुई कि अब हम नहीं झेल सकते इस चीज को, जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब हमें साइंटिफिक आउटलुक लाना जरूरी है, मतलब कि सोचने की जरूरत है, हम अंधविश्वास में तक रह नहीं सकते। तो वहां पे इनलाइटनमेंट थिंकर्स आए, वहां पे मतलब जो इनलाइटनमेंट आइडिया का मतलब हो गया कि मतलब नए नए सोच के लोग आए वहां पे। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अच्छे अच्छे सोच, जैसे सुकरात जैसे लोग हुए और अच्छे अच्छे थिंकर्स हुए। वो थिंकर्स आए, वो थिंकर्स की जो भावनाएं थी वो लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद की विचारधारा लाई, और राष्ट्रवाद की विचारधारा आने से वहां पे उदारवादी, रूढ़िवादी सारी सिचुएशंस क्रिएट हुए। सारी सिचुएशन क्रिएट होने के बाद फाइनली जाकर के फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांसीसी क्रांति होती है और यहीं से एक राष्ट्रवाद की विचारधारा सबके मन में फैल जाती है। ये बात समझ में आई? अगला पॉइंट, ये राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व क्या है? ठीक, राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व क्या है? राष्ट्रवाद का अगर हम राष्ट्र से प्रेम कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें होती है जिससे हम उसको समझा सकते हैं? पहला, राष्ट्र का इतिहास। राष्ट्र का इतिहास जो होगा कितना गौरवशाली है उससे हम समझ सकते हैं कि जो राष्ट्र है, राष्ट्रवाद जो हमारी मन में आती है ना, जैसे अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं तो हमारे यहाँ शिवाजी, संभाजी, ये सारे लोग हुए। इनसे क्या हुआ? इससे हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है, जिससे हमें एक लगाव है, जिसके बारे में हम जानते हैं, हमको एक गर्व महसूस होता है कि हमें अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि हमारा देश में ऐसे ऐसे लोग हुए। तो इतिहास भी एक पांव हो सकता है। दूसरा, संस्कृति एक देश की, अगर हम अपने संस्कृति प्रेम करते हैं, अपनी संस्कृति से लगाव है, तो इन सारे चीजों के बारे में, हम संस्कृति के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो राष्ट्र का मुख्य तत्व संस्कृति भी है। और किसी भी देश की भाषा सबसे बड़ी चीज होती है। एक देश की भाषा, एक देश का फ्लैग, एक देश का राष्ट्रगान, जिससे हम उसका सम्मान कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये सारी चीजें हो गई राष्ट्रवाद के बारे में। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई हैं। और मैं क्या करता हूं, इन सारी चीजों को एक बार अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा देता हूं। आपके सामने कुछ स्लाइड्स आएंगी जिसे नोट करना है। बाकी की सारी क्लासें हम कल करने वाले हैं। ये हमारा आज हमने देखा, ये हमारे टॉपिक है राष्ट्रवाद के उदय में। हमने राष्ट्रवाद की अवधारणा देखी, राष्ट्रवाद का अर्थ देखा, राष्ट्रवाद का उदय और इसके राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व देखे। ठीक है, और इसके बारे में अभी आता है। अभी देखो जो हमने बोला राष्ट्रवाद का हेडिंग, ये जो आ रहा आपके सामने स्लाइड, ये आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं पढ़ भी देता हूं क्या है राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विशेष के प्रति लोगों की गहरी निष्ठा, प्रेम और एकता की भावना को प्रकट करता है। यह अवधारणा मुख्य रूप से राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता और संस्कृति एकता पर आधारित होती है। ठीक, इसे आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
संस्कृति की एकता, साझा भाषा, इतिहास और संस्कृति के कारण राष्ट्रीय पहचान विकसित हुई। यहाँ पे लिखा है एनलाइटनमेंट, स्वतंत्र और समानता के विचारों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसने, नेपोलियन का जो युद्ध हुआ था उसने भी ये सारी चीजें बढ़ावा दी थी। अगला, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1848 की क्रांति। अभी इस वाले चैप्टर में जो हमें 1848 में क्रांति हुई थी वो भी पढ़ने वाले हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे रीजन्स थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो इसके आगे चीजें आने वाली हैं वो रीजन्स हैं जो अभी बेसिक ऊपर जो हमने दिया है, सारी इसका डिटेल आएगा इस वाले चैप्टर में लास्ट में। फिर राष्ट्रवाद के मुख्य तत्व, संस्कृति, इतिहास की परंपराएं और भौगोलिक एकता और भाषा भी लिख सकते हैं इस चीज को। तो चलो यहीं तक आज की क्लास रहेगी और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।